everybody, welcome to Geography Core, and in this particular video we are going to understand the chapter International Trade from your class 12th NCERT book of Geography, that is Fundamentals of Human Geography. So it is the last chapter of the book जिसको हम यहाँ पर in detail समझने वाले हैं, and without any further ado let us start with it. तो ट्रेड का मतलब क्या होता है आपको पता है, हम पढ़ चुके हैं इन द टर्चरी एक्टिविटी वाला चैप्टर. ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, चीज़ों का बेचना और ख़रीदना, इसी को हम ट्रेड कहते हैं, व्यापार, बिजनेस. ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय ट्रेड. तो ट्रेड मीन्स द वॉलेंटरी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. टू पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू ट्रेड. तो वॉलेंट्री का मतलब बेसिकली ये होता है कि अपनी इच्छा से ये एक्सचेंज हो रहा है. ठीक है, यहाँ पर कोई ज़बरदस्ती नहीं करी जा रही है कि आप मेरे से चीज़ें एक्सचेंज करें. वॉलेंट्री का मतलब यही होता है कि अपनी इच्छा अनुसार किसी भी टाइप की चीज़ को करना. ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय वॉलेंट्री. तो ट्रेड का बेसिक मतलब ये होता है कि गुड्स या सर्विसेज का एक्सचेंज. ठीक है, अब ये एक्सचेंज होगा उसके लिए दो पार्टीज़ का होना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अकेले हम खुद से एक्सचेंज थोड़ी ना कर लेंगे. अगर हम किसी को कोई चीज़ बेच रहे हैं तो सामने खरीदने वाला होना चाहिए, राइट. अगर हमें कुछ खरीदना है तो सामने बेचने वाला होना चाहिए, राइट. तो ट्रेड के लिए दो पार्टीज़ रिक्वायर्ड होती हैं. ट्रेड में बी कंडक्टेड एट टू लेवल्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल. ठीक है, एंड यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, इंटरनेशनल ट्रेड. तो इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग कंट्रीज अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज. इंटरनेशनल का मतलब ही ये होता है कि एक कंट्री से दूसरी जगह किसी टाइप का कनेक्शन होना. ठीक है, द इनिशियल फॉर्म ऑफ ट्रेड इन प्रिमिटिव सोसाइटीज वॉज द बार्टर सिस्टम. ठीक है, बहुत पुराने समय में अगर हम चले जाएं तो बार्टर सिस्टम होता था ट्रेड के लिए. यानी कि तब हमारे पास में पैसे नहीं होते थे कि हम कोई चीज़ लेंगे और पैसे दे देंगे, ऐसा नहीं होता था. तब क्या होता था कि एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ दे दी जाती थी. ठीक है, हमने आपको गेहूं दिया, आपने हमको चावल दे दिए, ये होता था बार्टर सिस्टम. तो बार्टर सिस्टम में क्या होता है, हम कोई करेंसी नहीं देते हैं, हम कोई पैसे नहीं देते हैं, हम सामान के बदले सामान दे देते हैं. अब ये जो बार्टर सिस्टम था इसका एंड कब हुआ, जब मनी का इंट्रोडक्शन हुआ. लेकिन अगर हम पुराने टाइम की बात करें, पेपर और कॉइन की करेंसी अब चलती है, पहले नहीं चलती थी. ठीक है, पहले मनी के फॉर्म में जो है रेयर ऑब्जेक्ट्स यूज़ होते थे. यानी कि ऐसी चीज़ें जो बहुत ही कम है ना, जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती थी, उनको एज अ मनी यूज़ किया जाता था. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फ्लिंटस्टोन्स, कॉरी शेल्स, टाइगर्स पॉज, वेल्स टीथ, डॉग्स टीथ. ठीक है, स्किन्स, फर्स, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड. ठीक है, ये चीज़ें क्या हैं, ये बहुत ही रेयर होती थी. ठीक है, इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, तो इनको हम एज अ मनी ही यूज़ किया करते थे. ठीक है, ओके, फिर हम बात करेंगे अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. तो अगर हम पुराने टाइम्स की बात करें तो जो गुड्स थे उनको बहुत ज़्यादा दूरी पर पहुंचाना रिस्की हुआ करता था. बिकॉज तब इतना ट्रांसपोर्ट नेटवर्क अच्छा नहीं था, इतने अच्छे से कंस्ट्रक्शन नहीं हो गया था रोडवेज़ का, रेलवेज़ का, है ना, एयरवेज़ का. तब जो है बहुत ही प्रिमिटिव सोसाइटी होती थी, तो ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत ज़्यादा रिस्क होता था, प्रॉब्लम्स होती थी. एंड एज अ रिजल्ट जो लोग हैं लोकल मार्केट्स में ही अपनी चीज़ों को सेल किया करते थे. ठीक है, The Silk Route is an example of long distance trade connecting Rome to China along the 6000 किलोमीटर रूट. ठीक है, तो सिल्क रूट जो है एक एग्जाम्पल हो जाएगा फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेडिंग. ठीक है, जो कि रोम को चाइना से कनेक्ट करता था अलॉन्ग द 6000 किलोमीटर रूट. एंड इस रूट से किन चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता था, तो द ट्रेडर्स ट्रांसपोर्टेड चाइनीज सिल्क, Roman wool and precious metals and many other high value commodities. 15th century onwards the European colonialism began, and along with trade of exotic commodities a new form of trade emerged which was called slave trade. तो गुड्स और प्रोडक्ट्स का तो एक्सचेंज हो ही रहा था, ट्रेड हो ही रहा था, लेकिन 15th सेंचुरी के बाद में हमें देखने को मिलता है अ न्यू फॉर्म ऑफ ट्रेड, दैट वॉज स्लेव ट्रेड. अब स्लेव ट्रेड का मतलब है, इसमें क्या होता था, जो पोर्तुगीज, डच और ब्रिटिश पीपल हैं वो अफ्रीकन्स को कैप्चर कर लेते थे एंड ज़बरदस्ती उनको अमेरिका में ट्रांसपोर्ट कर देते थे. ठीक है, लोगों को ही ज़बरदस्ती अमेरिका में भेज देते थे ताकि वो वहाँ पर जो है प्लांटेशन क्रॉप्स वगैरह में लेबर का काम करें. लेबर वर्क के लिए इनको ज़बरदस्ती भेजा जाता था. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज स्लेव ट्रेड. ठीक है, स्लेव ट्रेड वॉज अ ल्यूक्रेटिव बिजनेस फॉर मोर देन 200 ईयर्स. सो ल्यूक्रेटिव बिजनेस का मतलब होता है ऐसा बिजनेस जिससे हमको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता हो. ठीक है, सो ये बिजनेस जो है 200 साल से भी ज़्यादा चला, काफ़ी ज़्यादा. बट आफ्टर दैट इट वॉज एबॉलिश्ड इन डेनमार्क इन 1792, Great Britain in 1807
एंड यूनाइटेड स्टेट्स में इसका एबॉलिशन हुआ था इन 1808। ठीक है। द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस इंपोर्टेड प्राइमरी प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल्स and exported the value added finished products back to the non industrialized nations। तो क्या होता था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद में हमें देखने को मिलता है जो ऐसे नेशंस हैं जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बहुत वर्क करती हैं, तो वो जो है रॉ मटेरियल्स का इंपोर्ट करती थी। यानी कि इंडस्ट्रियल नेशंस जो थे वो अलग अलग कंट्रीज से इंपोर्ट लेते थे, रॉ मटेरियल्स मंगाते थे, ठीक है, इंपोर्ट करते थे एंड उसको जो है एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते थे, अच्छा सुंदर ब्यूटीफुल प्रोडक्ट बनाते थे एंड उसको वापस से नॉन इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस में सेल कर देते थे, एक्सपोर्ट कर देते थे। ठीक है। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार 1 and 2 कंट्रीज इम्पोज्ड ट्रेड टैक्सेस एंड क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो वर्ल्ड वॉर्स के टाइम पे हमें देखने को मिलता है कि अलग अलग कंट्रीज़ जो हैं ट्रेड पर टैक्स लगा देते हैं, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, यानी कि क्वांटिटी को लिमिट कर देते हैं कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी हमने तय कर ली, इससे ज़्यादा इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हम नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिली थी पहली बार ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर्स एंड वर्ल्ड वॉर के बाद में हमें देखने को मिलता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि जनरल अग्रीमेंट फॉर टैरिफ्स एंड ट्रेड। ठीक है। इन ऑर्गेनाइजेशंस ने हेल्प करी टू रिड्यूस द टैरिफ। टैरिफ का मतलब भी टैक्स होता है। सो आफ्टर द वर्ल्ड वार पीरियड हमें देखने को मिलता है कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये टैक्सेस को कम करने में हेल्प करती है एंड जो ट्रेड है बिटवीन द कंट्रीज इनको रेगुलेट करती है। ठीक है। एंड यही जो ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ जनरल अग्रीमेंट फॉर टैरिफ्स एंड ट्रेड, इसी का नाम आगे चल के बदल दिया जाता है विच केम टू बी नोन एज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई डज इंटरनेशनल ट्रेड एग्जिस्ट। अब ये इंटरनेशनल ट्रेड होता ही क्यों है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, ये एग्जिस्ट क्यों करता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड इज़ द रिजल्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन। देखो, हर कंट्री की, हर रीजन की अपनी एक स्पेशलिटी होती है। ठीक है। कोई एक एरिया है जहाँ पर किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है जो कि किसी और एरिया में नहीं हो पा रहा है ड्यू टू सम रीज़न। ठीक है। तो अब वो कंट्री या वो रीजन चाहता है कि उसको ये प्रोडक्ट चाहिए, तो उन दो रीजन्स के बीच में ट्रेड होता है। ठीक है। तो स्पेशलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन जो है यही रिजल्ट है इंटरनेशनल ट्रेड का। इट बेनिफिट्स द वर्ल्ड इकोनॉमी इफ डिफरेंट कंट्रीज प्रैक्टिस स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर इन द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज़ और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। जिसका मतलब ये है कि अगर अलग अलग कंट्रीज़ जो है स्पेशलाइजेशन रखेंगी अपनी प्रोडक्ट्स में, कोई एक कंट्री है जो एक स्पेशल प्रोडक्ट बना रही है जो कि और जगह हमें नहीं देखने को मिल रहा, तो उस प्रोडक्ट की वहाँ पर वैल्यू होगी, उस प्रोडक्ट का जो है एक्सपोर्ट होगा एंड इस एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से क्या होता है, वर्ल्ड इकोनॉमी को बेनिफिट होता है। Okay, it is based on the principle of comparative advantage, complementarity and transferability of goods and services, and in principle should be mutually beneficial to the trading parties। तो ये जो इंटरनेशनल ट्रेड है ये टोटली डिपेंड करता है ऑन एडवांटेज। ठीक है। जब दो पार्टीज़ को फ़ायदा हो रहा होगा तभी वो ट्रेड करेंगी, तभी वो आपस में व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे, है ना। तो ये डिपेंड करता है टोटली कि दोनों ही पार्टनर्स, दोनों ही पार्टीज़ को फ़ायदा हो। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब इंटरनेशनल ट्रेड के आधार क्या हैं, किन आधारों पर इंटरनेशनल ट्रेड होता है। सबसे पहला हो जाएगा डिफरेंस इन नेशनल रिसोर्सेज। हर एक जगह पे अलग अलग टाइप के हमें रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर एक स्पेशल टाइप का रिसोर्स मिलता है जो बाकी की कंट्रीज़ में शायद ना हो या कम हो। ठीक है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये एक बेस बनता है फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसा कि मैंने बताया हर जगह पे इक्वल मिनरल्स तो है नहीं, इंडिया में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, जापान में भी, चाइना में भी इक्वल मिनरल रिसोर्सेज हैं, ऐसा तो है नहीं। इसमें भी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर डिटरमाइन द मिनरल रिसोर्स बेस एंड टोपोग्राफिकल डिफरेंसेस इंश्योर डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल्स रेज्ड। ठीक है। यानी कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जिस तरह से हमारी अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है, जिस तरह का हमारी अर्थ का स्ट्रक्चर है, तो वो डिटरमाइन करता है कि किस तरह का मिनरल रिसोर्स बेस होगा। ठीक है। एंड टोपोग्राफिकल डिफरेंसेस, यानी कि कोई एरिया माउंटेनियस है, कोई प्लेन एरिया है, तो ये जो टोपोग्राफी में डिफरेंस है ये भी इंश्योर करती है डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप। कुछ ऐसे क्रॉप होते हैं जो माउंटेन एरियाज में बहुत अच्छे ग्रो करते हैं, प्लेन एरियाज में नहीं करते हैं, एंड वाइस वर्सा। ठीक है। एंड एनिमल रेस्ड की बात करें तो अगर हम देखें
कोल्डर रीजन्स में डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स हम डोमेस्टिकेट करते हैं एंड वार्मर रीजन में डिफरेंट एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन होता है। ठीक है, तो ये सारी ही चीजें डिटरमाइन करती हैं वेदर इट इज टोपोग्राफी, वेदर इट इज द मिनरल रिसोर्स बेस या कुछ भी। ठीक है, हर एक चीज डिटरमाइन करती है इंटरनेशनल ट्रेड की। सिमिलरली क्लाइमेट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फौना दैट कैन सर्वाइव इन अ गिवन रीजन। इसके अलावा आ जाएंगे पॉपुलेशन फैक्टर्स। तो द साइज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ पीपल अफेक्ट द टाइप एंड वॉल्यूम ऑफ गुड्स ट्रेडेड। ठीक है, तो डिपेंड करता है किसी पर्टिकुलर कंट्री की, किसी पर्टिकुलर रीजन की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वहाँ पर रिसोर्सेज की, गुड्स की ज़रूरत भी ज़्यादा होगी, राइट। जहाँ पर पॉपुलेशन हमें कम देखने को मिलेगी वहाँ पर गुड्स की भी नीड कम होगी। सो पॉपुलेशन में भी कल्चरल फैक्टर्स आ जाएंगे, जैसे कि डिस्टिंक्टिव फॉर्म्स ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट डेवलप इन सर्टेन कल्चर्स विच आर वैल्यूड ओवर द वर्ल्ड। कुछ ऐसे आर्ट एंड क्राफ्ट होती है जो एक पर्टिकुलर रीजन में ही बनाई जा रही हैं लेकिन उनकी वैल्यू हर जगह है। ठीक है, अब कोई ऐसी आर्ट है, कोई ऐसी क्राफ्ट है जो कि एक पर्टिकुलर कंट्री में बन रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे चाइना का एग्जांपल दे रखा है। चाइना में कोई एक ऐसी आर्ट बन रही है जो कि हर जगह वैल्यू करी जाती है, तो चाइना वाले क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर आर्ट को एक्सपोर्ट करेंगे। देन डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज हैव लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंटरनल ट्रेड but little external trade because most of the agricultural and industrial production is consumed in the local markets। यानी कि अब किसी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है, एग्जाम्पल के लिए वी कैन से इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा या इंडस्ट्री से प्रोडक्ट्स बनेंगे उनको बाहर भेजने से पहले इंडिया में भी तो कंज्यूम किया जाएगा। तो जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस इंडिया में हो रहा है वो इंडिया में ही कंज्यूम बहुत ज़्यादा कर लिया जाएगा। बहुत ही कम प्रोड्यूस बचेगा जो कि एक्सपोर्ट करने के लिए बच जाए, क्योंकि इंडिया की ही पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि उसको खुद को भी तो कंज्यूम करना है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी है, जो डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पर इंटरनल ट्रेड ही बहुत ज़्यादा होता है और एक्सटर्नल ट्रेड कम होता है, बिकॉज ज़्यादातर प्रोडक्शन तो लोकली कंज्यूम कर ली जाती है, कंट्री के अंदर ही कंज्यूम कर ली जाती है। ठीक है, द नेक्स्ट बेसिस कैन बी स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि कितना ज़्यादा डेवलप्ड कोई कंट्री है वो भी डिटरमाइन करेगा इंटरनेशनल ट्रेड को। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा नेशन है जहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होता है, जो कि एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस रखता है, तो वो कोई मशीन्स का तो एक्सपोर्ट कर नहीं पाएगा क्योंकि वहाँ पर एग्रीकल्चर ही इंपॉर्टेंट है ना। तो एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स का वो एक्सपोर्ट कर सकता है, ट्रेड कर सकता है। सिमिलरली कोई ऐसा कंट्री है, कोई ऐसा नेशन है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तो वो नेशन जो है इंडस्ट्री के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करेगा, है ना। तो जो चीज़ तुम्हारे पास है तुम वही तो किसी को दे पाओगे, जो तुम्हारे पास है ही नहीं वो तुम कहाँ से दोगे। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि कोई कंट्री जो है एग्रीकल्चर में बहुत आगे है, एग्रीकल्चर जहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है तो वो एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करता है, जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा है वो इंडस्ट्री बेस्ड प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर कैन बी एक्सटेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो भी ट्रेड को बूस्ट कर सकती है इन डेवलपिंग कंट्रीज़, जहाँ पर कैपिटल की थोड़ी सी कमी है। ठीक है, जो कंट्रीज़ डेवलपिंग हैं अभी वहाँ पर कैपिटल उतना ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड नेशंस। ठीक है, तो वहाँ पर अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है तो वो भी ट्रेड को बूस्ट करती है। एंड इसके अलावा हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन में डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से हमें देखने को मिलेगा कि ट्रेड में भी एक्सपेंशन हो गया है। ठीक है, विद एक्सपेंशन ऑफ रेल, ओशन एंड एयर ट्रांसपोर्ट, बेटर मीन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड प्रिजर्वेशन, ट्रेड हैज़ एक्सपीरियंस्ड स्पेशल एक्सपेंशन। देन नेक्स्ट हमारे पास में टॉपिक है बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, ट्रेड का बैलेंस होना। बैलेंस ऑफ ट्रेड रिकॉर्ड्स द वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्टेड एज वेल एज एक्सपोर्टेड बाय अ कंट्री टू अदर कंट्रीज। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम ये रिकॉर्ड करते हैं कि कितने गुड्स को हमने एक्सपोर्ट किया एंड कितने गुड्स को हमने इंपोर्ट किया। ठीक है, कितनी चीज़ें हमने खरीदी, कितना हमने बेचा, इस चीज़ का जो है कैलकुलेशन होता है, इस चीज़ का जो है रिकॉर्डिंग होती है इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड। सो देखो, बैलेंस ऑफ ट्रेड कैन बी पॉजिटिव एंड इट कैन बी नेगेटिव एज वेल। चलो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने प्रोडक्ट्स को 100 रुपीज़ में एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन मैंने बाकी के लोगों से केवल 50 रुपीज़ का इंपोर्ट किया। मुझे कुछ चाहिए था, मैंने 50 रुपीज़ का ही इंपोर्ट किया। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने एक्सपोर्ट भी किया, मैंने इंपोर्ट भी किया एंड 50 रुपीज़ मैंने सेव भी कर लिए। तो इसको बोला जाता है पॉजिटिव या फिर फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, क्योंकि यहाँ पर मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, यहाँ पर मेरा कोई घाटा नहीं हुआ, यहाँ पर मेरा फ़ायदा हुआ है, राइट।
लेकिन अगर इसी सिचुएशन में मैंने 100 रुपीज़ का एक्सपोर्ट किया होता एंड बदले में मैंने 200 रुपीज़ का इम्पोर्ट कर लिया, तो यहाँ पर मेरा फ़ायदा कहाँ हुआ? यहाँ पर मेरा 100 रुपीज़ का घाटा ही तो हो गया, है ना, नुकसान हो गया। सो इसको बोलेंगे हम निगेटिव या फिर अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, इट इज़ वेरी सिंपल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ पर इम्पोर्ट की वैल्यू ज़्यादा होती है एंड एक्सपोर्ट की वैल्यू कम होती है, तो दैट कंट्री हैज़ निगेटिव या फिर अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। एंड वहीं पर जब एक्सपोर्ट की वैल्यू ज़्यादा होती है, जब हम माल ज़्यादा बेच लेते हैं एंड हम खरीदते कम हैं, देन द कंट्री हैज़ अ पॉजिटिव और फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, अ निगेटिव बैलेंस मीन दैट द कंट्री वुड अल्टीमेटली लीड टू द एग्जॉशन ऑफ इट्स फाइनेंशियल रिजर्व। अब जब निगेटिव बैलेंस होता जाएगा अल्टीमेटली क्या होगा? जो कंट्री का पैसा है वो खत्म होने लगेगा, एग्जॉस्ट करने लगेगा। कैसे? हम अपने ही एग्जाम्पल में इंक्लूड करते हैं। जब मैंने 100 रुपये की चीज़ बेची और मैंने 200 रुपये की चीज़ खरीदी, तो यहाँ पर क्या हुआ? मुझे 100 रुपये एक्स्ट्रा लाने पड़े, तब मैंने जाके चीज़ खरीद पाई, है ना। अब मैं बार बार यही करूँगी, अल्टीमेटली मेरे पास जो पैसा है वो तो ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो वही चीज़ लिखी है कि फाइनेंशियल रिजर्व्स एग्जॉस्ट हो जाएंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ बैलेंस ऑफ ट्रेड। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सो टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो मेजरली जो है 2 टाइप्स में हम इंटरनेशनल ट्रेड को कैटेगराइज कर सकते हैं, बाईलेटरल ट्रेड और मल्टीलेटरल ट्रेड। बाईलेटरल ट्रेड में क्या होता है? 2 कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड होता है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। बाईलेटरल 2 कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड होता है, ठीक है। सो दे एंटर इनटू एग्रीमेंट टू ट्रेड स्पेसिफाइड कमोडिटीज अमंगस्ट देम। 2 कंट्रीज आपस में एग्रीमेंट के साथ में ट्रेड करती हैं, दैट इज बाईलेटरल ट्रेड। फिर आता है मल्टीलेटरल ट्रेड, विच मीन्स कि एक कंट्री जो है कई सारी कंट्रीज के साथ में ट्रेड करती है, तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज मल्टीलेटरल ट्रेड। The country may also grant the status of the most favored nation on some of the trading partners। तो ऐसी कंट्री जो कि कई सारे कंट्रीज़ के साथ में ट्रेड करती है, उनको कई बार जो है एक टाइटल दे दिया जाता है, दैट इज़ मोस्ट फेवर्ड नेशन। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट केस फॉर फ्री ट्रेड। द एक्ट ऑफ ओपनिंग अप इकोनॉमीज फॉर ट्रेडिंग इज नोन एज फ्री ट्रेड और ट्रेड लिबरलाइजेशन। इट इज़ डन बाय ब्रिंगिंग डाउन ट्रेड बैरियर्स लाइक टैरिफ्स, या हम कह सकते हैं क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, यानी कि मतलब जो टैक्सेस वगैरह लगाए जाते हैं ट्रेड पे, इनको ख़त्म कर दिया जाता है, इनको जो है एबॉलिश कर दिया जाता है, तब हम कहते हैं कि फ्री ट्रेड हो गया है या फिर ट्रेड का लिबरलाइजेशन हो गया है। ठीक है, ट्रेड लिबरलाइजेशन अलाउज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम एवरीवेयर टू compete विद डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो ऐसे में क्या होता है, जब ट्रेड लिबरलाइजेशन हो जाता है तो हमें कोई टैक्स नहीं देना है, हर जगह से जो है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो सकता है, हर जगह से गुड्स और सर्विसेज आ जाती हैं, अलाउ होती हैं। एंड इससे क्या होता है, जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि जिस कंट्री में इंपोर्ट हो रहा है बाहर के प्रोडक्ट्स का, उनका कंपटीशन हो जाता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स से, जो कंट्री में ही अवेलेबल हैं प्रोडक्ट्स, उनका और एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स का जो है आपस में कंपटीशन देखने को हमको मिलेगा। ग्लोबलाइजेशन अलोंग विद फ्री ट्रेड कैन एडवर्सली अफेक्ट द इकोनॉमीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, हमको एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा, निगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ फ्री ट्रेड। बिकॉज जब हम डेवलपिंग कंट्रीज़ में बेस्ट क्वालिटी चीज़ों को लाएंगे, तो जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैं, जो कंट्री में ही प्रोड्यूस किए जा रहे प्रोडक्ट हैं, उनकी उतनी वैल्यू नहीं होगी, एंड एज अ रिज़ल्ट जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं उन पर निगेटिव अफेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको बता रखी है, दैट इज़ डंपिंग। यहाँ पर डंपिंग का मतलब ये होता है कि कोई एक कंट्री है जो कि अलग अलग कंट्रीज़ को अपने प्रोडक्ट अलग अलग रेट में बेचती है, एंड जिसके रीज़न कई सारे हो सकते हैं, बट जो प्राइमरी रीज़न है वो कॉस्ट या पैसा नहीं होता है। जैसे कि कोई कंट्री किसी पर्टिकुलर कंट्री के मार्केट को ऑक्यूपाई करना चाहती है, तो वो वहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को कम रेट में बेचेगी। अब यहाँ पर उनका प्रॉफिट ये नहीं है कि उनको पैसा ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन उनको प्रॉफिट ये है कि वो उस कंट्री का मार्केट एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, सो द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग अ कमोडिटी इन 2 कंट्रीज एट अ प्राइस दैट डिफर्स फॉर रीजंस नॉट रिलेटेड टू कॉस्ट इज कॉल्ड डंपिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन।
सो देखो 1948 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी कुछ कंट्रीज़ के द्वारा, विच वाज गेट, जिसकी फुल फॉर्म हो जाती है जनरल अग्रीमेंट फॉर टैरिफ्स एंड ट्रेड। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी फॉर द पर्पस कि जो वर्ल्ड ट्रेड में प्रॉब्लम्स आती हैं, टैक्स है, रेस्ट्रिक्शंस आती हैं, उन सब पर ध्यान देना, एंड जो टैक्सेस वगैरह हैं उनको लिबरलाइज करवाना, कम करना। बेसिकली ट्रेड में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको देखना, उनको रेगुलेट करना। ठीक है, ये इस ऑर्गेनाइजेशन का काम था जो कि स्टैब्लिश करी गई थी 1948 में। ठीक है, लेकिन 1994 में कुछ मेंबर्स के द्वारा ये डिसाइड किया जाता है कि एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो कि ट्रेड के बारे में चीज़ों को रेगुलेट करे, जो कि ट्रेड पर ध्यान दे, जिसका काम हो कि वो फ्री और फेयर ट्रेड इंश्योर करे। एंड एज अ रिजल्ट ये जो गेट थी, यानी कि जनरल अग्रीमेंट फॉर टैरिफ्स एंड ट्रेड, इसको ही ट्रांसफॉर्म कर दिया गया, इसको ही कन्वर्ट कर दिया गया इनटू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑन 1 जनवरी 1995। ठीक है, एंड तब से ये एक परमानेंट बॉडी है। WTO इज द ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद द ग्लोबल रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस। अलग अलग कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड हो रहा है, उनके बीच में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे या जो भी डिस्प्यूट वगैरह होगा, इस सब पे ध्यान देना केवल और केवल WTO का ही काम है। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम है। इट सेट्स द रूल्स, रिजॉल्व्स डिस्प्यूट्स। WTO has been criticized and opposed by those who are worried about the effects of free trade and economic globalization। तो जो लोग वरिड हैं अबाउट द फैक्ट कि फ्री ट्रेड की वजह से क्या इफेक्ट होने वाला है इन द लाइव्स ऑफ पीपल इन द कंट्रीज, है ना, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में क्या इफेक्ट आ रहा है, वो लोग WTO के खिलाफ हैं। बिकॉज जो फ्री ट्रेड है उसकी वजह से जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, जो आम जनता है, उनकी लाइफ में कोई अच्छा चेंजेस नहीं आ रहे हैं। ठीक है, बल्कि ये क्या कर रहा है कि गरीब और रईस लोगों के बीच में, रिच एंड पुअर के बीच में एक खाई बना रहा है। ठीक है, एक गल्फ बना रहा है। एंड ऐसा क्यों हो रहा है? इट इज बिकॉज इन्फ्लुएंशियल नेशंस इन द WTO फोकस ऑन देयर ओन कमर्शियल इंटरेस्ट। यानी कि जो कंट्रीज ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, जिनकी ज़्यादा डोमिनेंस कह सकते हैं हम, ठीक है, उन कंट्रीज़ का अपना इंटरेस्ट होता है, वो केवल अपना फ़ायदा देखते हैं। उन्हें नहीं मतलब है कि पूरी दुनिया डेवलप हो रही है कि नहीं। ठीक है, वो केवल अपना कमर्शियल इंटरेस्ट देखते हैं। इसके अलावा यू नीड टू रिमेंबर इसके WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो दैट इज़ इन जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। एंड एज ऑफ 2025 लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग जो WTO है उस ऑर्गेनाइजेशन में 166 मेंबर कंट्रीज़ हैं। एंड कई सारे बुक्स में जो है 2016 का भी डेटा मैंशनड है। तो जस्ट मेक श्योर कि आप जो लर्न कर रहे हैं आप ईयर के साथ में करें कि किस ईयर में कितने कंट्रीज़ थे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू 2016 164 कंट्रीज़ थे, लेकिन लेटेस्ट अगर हम अपडेट की बात करें तो WTO में 166 कंट्रीज़ हैं। ओके, एंड इंडिया वॉज द फाउंडर मेंबर ऑफ WTO। उसके बाद में आता है रीजनल ट्रेड ब्लॉक। तो देखो इसका मतलब ये होता है कंट्रीज़ का एक ग्रुप बना लेना, एंड वो कंट्रीज़ आपस में ही ट्रेड वगैरह करते हैं, फ्री में करते हैं, टैक्सेस वगैरह नहीं लगाते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाते हैं, अपना स्मूथ ट्रेड परफॉर्म करते हैं। ठीक है, एक ग्रुप बना लेते हैं, अब हम आपस में ही ट्रेड वगैरह करते रहेंगे, हमें दुनिया भर से पंचायत नहीं, हम सारे संसार से ट्रेड नहीं करेंगे, हम अपने ग्रुप में ही ट्रेडिंग करते रहेंगे। इसी को बोलते हैं रीजनल ट्रेड ब्लॉक। Regional trade blocks have come up to encourage trade between countries with geographical proximity, similarity and complementarities in trading items। अब कोई 2-4 कंट्रीज़ हैं, वो आपस में फ्रेंड्स हैं, ठीक है, पास में हैं, एंड साथ ही उनको जो है ट्रेड करने में आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो एक ग्रुप बना लेंगी। ठीक है, एंड अपने आपस में ही वो लोग ट्रेडिंग करते रहेंगे अपने आइटम्स की। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे रीजनल ट्रेड ब्लॉक। 4 कंट्रीज़ ने एक ब्लॉक बना लिया, अब हम एक ग्रुप हो गए हैं। ठीक है, अब हम आपस में ट्रेडिंग करेंगे। एंड यूजुअली ये जो ब्लॉक्स होते हैं ये आपस में फ्री ट्रेड करते हैं, कोई यहाँ पर टैक्स नहीं होता है, कोई यहाँ पर टैरिफ नहीं होता है। ठीक है, टुडे 122 रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स जेनरेट 52% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। सो आज के अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें, 120 रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स हैं जो कि 52% वर्ल्ड ट्रेड को जनरेट करते हैं, विच इज़ अ वेरी ह्यूज अमाउंट, राइट। They developed as a response to the failure of global organizations to speed up intra-regional trade। तो देखो इनका डेवलपमेंट क्यों हुआ, ये रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स बने क्यों? ये बने क्योंकि जो ग्लोबल ट्रेड है ना, जो वर्ल्ड वाइड ट्रेड हो रहा था, वो उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं नज़र आ रहा था कुछ कंट्रीज़ को। ठीक है, तो कुछ कंट्रीज़ ने सोचा कि ठीक है, हमें नहीं करना दुनिया भर से पंचायत, हम आपस में ही 2-4 लोग मिलके अपना ट्रेड वगैरह करते रहेंगे। एंड एज अ रिज़ल्ट जो है रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स बन गए।
ठीक है, इसके हमें कई सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं इन आर बुक। फॉर एग्जाम्पल एशियन, एशियन की फुल फॉर्म हो जाती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, इसी तरह से EU विच मीन्स यूरोपियन यूनियन, देन नाफ्ता दैट मीन्स नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। इसके अलावा हो जाएगी ओपेक दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। एंड हमें कई सारी दे रखी हैं, तो आप जो है इन सब की फुल फॉर्म्स लर्न कर लीजिए। साथ ही यू कैन ऑल्सो लर्न द ओरिजिन ईयर, कब इनका जो है ओरिजिन हुआ। ठीक है, सो टेबल जो दे रखी है आपकी बुक में वो आप चीज़ें लर्न कर लीजिए, बिकॉज अभी एग्ज़ाम बोर्ड के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं। ऑल्सो इन अपकमिंग जब आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह की तैयारी करेंगे तब भी दैट विल बी हेल्पफुल। ठीक है, कौन सा जो रीजनल ब्लॉक है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कब ओरिजिन हुई है ना, कौन कौन सी मेंबर नेशंस हैं, ये चीज़ें आपको देख लेनी है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज कंसर्न रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड। तो अब इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, क्या कंसर्न है, किन चीज़ों पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, उस बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड कैन प्रूव टू बी डेट्रीमेंटल टू नेशंस एज इट लीड्स टू डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज, uneven levels of development, exploitation and commercial rivalry leading to wars। तो इंटरनेशनल ट्रेड जो है कभी कभी डेट्रीमेंटल भी प्रूव हो सकता है, जिसमें डेट्रीमेंटल का मतलब होता है नुकसानदायक। ठीक है, तो इट कैन बी डेट्रीमेंटल क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, अब कंट्रीज़ एक दूसरे पे डिपेंड हो जाती हैं। हम आप पर डिपेंडेंट हो गए कि आप हमें ये चीज़ ला करके देंगे, एंड इन केस आपने वो चीज़ नहीं प्रोवाइड कर पाई या आप वो डिमांड को नहीं फुलफिल कर पाए, तो वो कन्फ्लिक्ट में भी जो है ट्रांसफॉर्म हो सकती है, कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है, किसी कंट्री के रिसोर्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाते हैं, है ना, एक्सप्लॉयटेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, एंड कई बार जो है वार्स भी हो जाते हैं बिकॉज ऑफ this international trade। Multinational corporations trading in oil, gas, mining, pharmaceuticals and agribusiness keep expanding their operation at all costs, creating more pollution। तो जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं जो कि ट्रेडिंग करती हैं, है ना, इंटरनेशनल ट्रेड परफॉर्म करती हैं, तो उनका क्या मकसद रहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोड्यूस करे, भले ही नेचर को नुकसान हो रहा है वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं, वो अपना प्रोड्यूस बढ़ाए जाते हैं, अपने प्रॉफिट पर ध्यान देते हैं, एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है, पॉल्यूशन बढ़ता जाता है विच इज़ अ इम्पॉर्टेंट कंसर्न रिलेटेड टू द इंटरनेशनल ट्रेड। क्योंकि उनको लालच होता है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करना है, तो वो जो है पॉल्यूशन वगैरह के बारे में ध्यान नहीं देते हैं, वो केवल अपना प्रॉफिट देखते हैं। ठीक है, इफ़ ऑर्गेनाइजेशंस आर गियर्ड ओनली टुवर्ड्स प्रॉफिट मेकिंग एंड एनवायरमेंटल एंड हेल्थ कंसर्न्स आर नॉट एड्रेस्ड, देन इट कुड लीड टू सीरियस इम्प्लीकेशंस। तो इसी तरह से जब ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज, इंडस्ट्रीज़ केवल अपना प्रॉफिट देखेंगी, उन्हें मतलब ही नहीं है इस बात से कि एनवायरनमेंट में, हेल्थ में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं ड्यू टू देयर वर्क, तो अल्टीमेटली जो है रिजल्ट विल नॉट बी गुड। ठीक है, अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा वो खराब ही होगा, नुकसानदायक ही होगा। ठीक है, ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक इज गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। यानी कि जब ट्रेडिंग होती है तो ये जो प्रोडक्ट्स, कार्गो, है ना, जो चीज़ें आ रही हैं एक जगह से दूसरी जगह, ये एक्चुअली कहाँ पर रिसीव करी जाती हैं, इनकी जो स्पेसिफिक जगह होती है वो क्या होती है। तो दोज आर पोर्ट्स एंड हार्बर। हार्बर यानी कि जिसको हम हिंदी में बंदरगाह बोलते हैं। ठीक है, तो यू कैन जस्ट सी इन दिस पिक्चर, ये प्लेसेस होती हैं जिनको हम पोर्ट्स और हार्बर कहते हैं। तो जो पोर्ट्स हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड में काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, लाइक फैसिलिटीज़ ऑफ डॉकिंग। डॉकिंग का मतलब होता है जो शिप है वो एक पर्टिकुलर, जैसे बोलते हैं ना हमारा एयरप्लेन लैंड कर गया एक पर्टिकुलर जगह पे, सिमिलरली जो शिप है जब पोर्ट के पास में आकर के रुकती है, अपने स्टॉप पे आके रुक जाती है, तो वही चीज़ बोली जाती है डॉकिंग। इसके अलावा द फैसिलिटीज़ ऑफ लोडिंग, अनलोडिंग एंड द स्टोरेज फैसिलिटीज़ फॉर कार्गो। द इम्पॉर्टेंस ऑफ अ पोर्ट इज जज्ड बाय द साइज ऑफ कार्गो एंड द नंबर ऑफ शिप्स हैंडल्ड। तो देखो, किसी भी पोर्ट का महत्व, किसी भी पोर्ट की इम्पोर्टेंस डिपेंड करती है टोटली इस बात पे कि कितनी शिप्स एक पोर्ट हैंडल कर रहा है, एंड कितना कार्गो, कितना प्रोडक्ट या कितने गुड्स को जो है एक पोर्ट पे हैंडल किया जा सकता है। एंड देन द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज टाइप्स ऑफ पोर्ट। सो सबसे पहला डिवीजन है पोर्ट्स अकॉर्डिंग टू कार्गो हैंडल्ड। जो प्रोडक्ट आ रहा है, जो गुड आ रहा है, जो कार्गो का मतलब ये होता है जो बड़े बड़े बल्क में चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करी जाती हैं, उन्हीं को हम कार्गो बोलते हैं, है ना। तो किस टाइप का कार्गो हैंडल किया जा रहा है किसी पोर्ट पे,
उस बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया है ऑन इंडस्ट्रियल पोर्ट एंड कमर्शियल पोर्ट। तो जो इंडस्ट्रियल पोर्ट्स होते हैं वो बल्क कार्गो में स्पेशलाइज होते हैं, विच मीन्स इन पोर्ट्स में बल्क में चीजें आती हैं, थोक में जो है गुड्स को ट्रेड किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेन, शुगर, ओर, ऑयल एंड केमिकल्स। देन कमर्शियल पोर्ट्स में जो है जनरल कार्गो आता है, जनरल चीजें जो होती हैं, जनरल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल पैकेज्ड प्रोडक्ट्स एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, एंड इट ऑल्सो हैंडल्स पैसेंजर ट्रैफिक। देन कम्स पोर्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। अब पोर्ट की लोकेशन कहाँ पर है उस बेसिस पे दीज आर इनलैंड पोर्ट्स एंड आउट पोर्ट्स। तो जो इनलैंड पोर्ट्स होते हैं वो सी कोस्ट से दूरी पर होते हैं, सी कोस्ट से डिस्टेंस पे होते हैं, एंड ये सी से कनेक्टेड होते हैं थ्रू अ रिवर और अ कैनाल। Such ports are accessible to flat bottom ships or barges. Then talking about outports, these are deep water ports built away from the actual ports. These serve the parent ports by receiving those ships which are unable to approach them due to their large size. ठीक है, तो ये जो पोर्ट्स होते हैं ये एक्चुअल पोर्ट से थोड़ी दूरी पे बने होते हैं, एंड इनका काम होता है कि जो मेन पोर्ट है हमारा, एक्चुअल पोर्ट जो है, पेरेंट पोर्ट है, उसको हेल्प करना। कैसे? तो कोई ऐसी बड़े साइज की शिप होती है जो कि एक्चुअल पोर्ट तक नहीं पहुंच सकती, उस टाइम पे जो आउटपोर्ट्स होते हैं वो हेल्प करते हैं टू रिसीव द कार्गो, टू रिसीव द गुड्स। ठीक है, देन पोर्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस, जिसमें हो जाएंगे ऑयल पोर्ट्स एंड पोर्ट्स ऑफ कॉल। तो ऑयल पोर्ट्स जो है वो ऑयल की शिपिंग में डील करते हैं, ऑयल की प्रोसेसिंग और शिपिंग में डील करते हैं। एंड जो ऑयल पोर्ट्स होते हैं दीज कैन बी टैंकर पोर्ट्स एंड सम कैन बी रिफाइनरी पोर्ट्स एज वेल। टैंकर पोर्ट्स के एग्जांपल में आ जाएंगे मराकाइबो इन वेनेजुएला एंड त्रिपोली इन लेबानन। एंड रिफाइनरी पोर्ट का एग्जांपल हो जाएगा एबेडॉन ऑन द गल्फ ऑफ पर्शिया। Then second one was ports of call. So these are the ports which originally developed as calling points on main sea routes where ships used to anchor for refueling, watering and taking food items. तो इन पोर्ट्स का डेवलपमेंट किया गया था कीपिंग इन माइंड द फैक्ट कि यहाँ पर वाटरिंग की, फूड आइटम्स की, रिफ्यूलिंग की सुविधाएं रखी जाएंगी। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ सच पोर्ट्स कैन बी अडेन, सिंगापुर एंड मैनी मोर आर गिवन इन योर बुक, सो यू कैन लर्न एनी ऑफ द 1 or 2 examples. Then next one is packet station, also known as ferry ports. These are concerned with the transportation of passengers and mail across water bodies covering short distances. ठीक है, examples will be Dover and Calais. Then next is entrepot ports. So these are the collection centers where the goods are brought फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज फॉर एक्सपोर्ट। सो देखो ये पोर्ट्स जो है कलेक्शन सेंटर्स होते हैं, यानी कि यहाँ पर अलग अलग कंट्री से गुड्स आते हैं, कार्गो आता है, एंड फर्दर यहाँ से जो है वापस ये अलग अलग कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर कलेक्ट किए जाते हैं गुड्स को एंड देन दीज आर एक्सपोर्टेड वेयर एवर दे वर सपोज टू बी। फॉर एग्जाम्पल सिंगापुर जो है एशिया का एंट्रीपोर्ट है, सिमिलरली रोटरडैम इज फॉर यूरोप। ओके, then comes naval ports. These are ports which have only strategic importance. These ports serve warships and have repair workshops for them. So basically ये ports warships को serve करते हैं, यानी कि ऐसी ships जो कि वार के लिए यूज़ करी जाती हो। Other than that यहाँ पर हमें repair workshops भी देखने को मिलेंगी। Okay, example of such ports can be कोची and करवार। ओके, सो यस, यहाँ पर जो है हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इन डिटेल्ड वी हैव डिस्कस्ड ईच एंड एवरी टॉपिक, एंड इफ स्टिल यू आर लेफ्ट विद एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन बिलो। एंड फॉर नाउ दैट इज इट फॉर द वीडियो, होपिंग दैट यू फाइंड इट हेल्पफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक जाना नहीं तो कहीं